मध्य प्रदेश के छतरपुर के शांति नगर कॉलोनी की रहने वाली ज्योति शुक्ला हर रोज की तरह 21 जुलाई 2023 को अपने घर से निकलती हैं। वो अपने बच्चे को लेने जा रही थी। उस समय दोपहर का समय था और जैसे वो अपने घर से निकलती हैं, उनके पड़ोस का रहने वाला एक लड़का है सूर्यांश, वो अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। वो बोलता है कि आंटी जी आप मेरे साथ चलिए, मैं उसी रास्ते में जा रहा हूँ। सूर्यांश की ये बात सुनने के बाद में ज्योति शुक्ला उसकी बाइक में बैठ जाती हैं और इसके बाद दोनों लोग निकल पड़ते हैं। वो अपने बच्चे के स्कूल के रास्ते पर जा रही थी और इसी बीच में एक जगह पड़ती है मुक्तिधाम। वहाँ पर थोड़ा सुनसान इलाका पड़ता है और इसी बीच उनकी बाइक के पीछे दो बाइक वाले और आ जाते हैं और ये बाइक वाले उनकी बाइक के पीछे पीछे चल रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो लोग इस बाइक में बैठे हुए थे उन लोगों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, यानी कि दूर से इनका चेहरा कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, अपनी बाइक को आगे लेकर के आते हैं और ज्योति शुक्ला जिस बाइक में बैठ करके जा रही थी उसके आगे लगा देते हैं। जैसे ही सूर्यांश ये सब देखता है वो अपनी बाइक को रोक देता है, क्योंकि उसको कुछ मालूम ही नहीं था कि भैया ऐसा क्या हो रहा है। दो लोग आते हैं, बाइक आगे लगा देते हैं और वो अपनी बाइक को रोक देता है। और ये जो चार लोग थे वो अलग अलग दो दो बाइक में बैठे हुए थे और जैसे सूर्यांश अपनी बाइक को रोकता है, ये जो लोग थे जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था, ये पिस्टल निकालते हैं और एक के बाद एक धड़ाधड़ ज्योति शुक्ला के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। और इनका टारगेट ज्योति शुक्ला था, क्योंकि उन्होंने एक भी गोली सूर्यांश की तरफ नहीं चलाई थी। सूर्यांश केवल गोली चलने की वजह से घायल हो गया था, लेकिन उसके ऊपर डायरेक्टली वार नहीं किया गया था। यानी कि ये जो नकाबपोश लोग आए थे इनका टारगेट ही ज्योति शुक्ला थी और ये लोग लगातार उसके ऊपर गोलियां मारते हैं। जैसे ही ज्योति शुक्ला को गोली लगती है वो लहूलुहान होकर के वहां पर गिर जाती हैं और इसके बाद आसपास के जो लोग थे वो गोलियों की आवाज़ को सुनते हैं और वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही लोगों को आते हुए ये नकाबपोश लोग देखते हैं, ये लोग वहां से तुरंत भाग जाते हैं और वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे वो ज्योति शुक्ला को पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर के जाते हैं। वहां पर उनका इलाज होता है, लेकिन डॉक्टरों को लगता है जो इस महिला की कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। वो तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, साथ ही साथ महिला को ग्वालियर के एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर करने की तैयारी कर लेते हैं। कुछ देर के बाद में महिला को यहाँ से ग्वालियर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर 22 जुलाई को उनके इलाज के दौरान मौत हो जाती है। ज्योति शुक्ला के ऊपर दिन दहाड़े जिस तरीके से गोलियों की बरसात की गई थी उसको देखने के बाद लोगों को यही लग रहा था कि जैसे गैंगवार हो गया हो। जैसे किसी गैंग के लोग दूसरे गैंग के लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इन चार नकाबपोश लोगों ने ज्योति शुक्ला के ऊपर गोली चलाई थी और उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ये चार नकाबपोश लोगों ने ज्योति शुक्ला को अपना टारगेट क्यों बनाया था। और जब पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं तो उनको इसके पीछे की कुछ ऐसी कहानी पता चलती है जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ज्योति शुक्ला का जो हत्यारा था, जो मास्टरमाइंड था, वो उनका अपना था और उसने किसी कारण की वजह से ज्योति शुक्ला का इतना ब्रूटल तरीके से मर्डर प्लान किया था और वो अपनी प्लानिंग में सफल भी हो गया था। लेकिन पुलिस वालों ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उस हत्यारे को, उस प्लानिंग करने वाले व्यक्ति को जनता के सामने ला करके खड़ा कर दिया था और उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी प्लानिंग को तार तार कर दिया था। यानी कि कुछ समय के बाद में पुलिस वालों ने ज्योति शुक्ला के हत्यारों को पकड़ लिया था। तो ज्योति शुक्ला की हत्या क्यों की गई थी और इतना बुरी तरीके से उनकी हत्या की प्लानिंग किसने की थी, जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। और इस वीडियो का जो गेस्ट है, यानी कि ज्योति शुक्ला के जो मारने की प्लानिंग थी वो नफरत की वजह से हुई थी। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा था जो उनसे इतना ज़्यादा नफरत करता था कि उसने बहुत ही खौफनाक तरीके से ज्योति शुक्ला के मर्डर की प्लानिंग की थी। तो कौन था वो शख्स, सब कुछ जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां विद रिलेशन के साथ मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के छतरपुर के शांति नगर कॉलोनी की रहने वाली ज्योति शुक्ला की कुछ समय पहले शादी राहुल शुक्ला के साथ हुई थी। राहुल शुक्ला एक सरकारी कॉलेज में लैब टेक्नीशियन है और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। परिवार में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। उनके बच्चे भी थे जो अब स्कूल जाने लगे थे। ज्योति शुक्ला अपने रोजमर्रा की जिंदगी और घरेलू कार्यों में बिजी रहती थी और उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनके मर्डर की प्लानिंग कर रहा है और वो उनसे इतना ज़्यादा नफरत करता है जिसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था और वो व्यक्ति उनके घर में ही मौजूद था। हर रोज की तरह ज्योति शुक्ला 21 जुलाई 2023 को अपने घर से अपने बच्चे को लेने के लिए निकलती हैं और वो अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के सूर्यान के साथ बाइक में जा रही थी। और इसी बीच में मुक्तिधाम नाम की जगह आती है, जहाँ पर चार नकाबपोश लोग आते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है।
और अब पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी हत्या की गई थी उसकी वजह से वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। यानी कि उनको अब डर लगने लगा था कि कैसे एक हाउस वाइफ लेडीज़ की इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है। और अब पुलिस वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर था कि उनको जल्द से जल्द ज्योति शुक्ला के हत्यारों को पकड़ना था। छतरपुर पुलिस ने ज्योति शुक्ला के हत्यारों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई, कि उनको इस बात का 100% अंदाजा था कि जिस तरीके से ज्योति शुक्ला की हत्या की गई है तो सबसे पहले इन नकाबपोश हत्यारों ने उनकी रैकी जरूर की होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग पीछे से आए उनको उनकी टाइमिंग भी मालूम थी कि इस समय पर ज्योति शुक्ला अपने बच्चों को लेने के लिए जाती हैं। उन्होंने उस टाइमिंग को फॉलो किया और फिर उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। तो पुलिस वालों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा था कि हो ना हो इन नकाबपोश हत्यारों ने ज्योति शुक्ला की रैकी पहले जरूर की होगी, और यदि वो लोग इस इलाके में आए होंगे, यानी कि ज्योति शुक्ला के आसपास का जो घर का इलाका था उस इलाके में यदि वो लोग आए होंगे तो 100% वो किसी न किसी कैमरे में तो जरूर कैप्चर हुए होंगे। तो इसके बाद पुलिस वाले 3 टीमें बनाते हैं। एक टीम क्या करती है, अपना पूरा मुखबिरी का जो नेटवर्क होता है उनको एक्टिव करती है, और उन लोगों का काम होता है कि आप लोग हर होटल में जाइए, हर सराय में जाइए और हर उस जगह पर जाइए जहाँ पर लोग रुकते हैं, और वहाँ पर पता कीजिए कि क्या कुछ 4 ऐसे लोग आपको देखने को मिले हैं जो आपको संदिग्ध लग रहे हों और इस घटना होने के बाद में अब वो आप लोगों को ना दिख रहे हों। और इसके साथ खुद पुलिस वाले जो उनकी दूसरी टीम थी वो एक्टिव होती है, और आसपास जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पर आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करते हैं कि आपने ऐसे किन्हीं 4 लोगों को क्या देखा है या 1-2 लोगों को देखा है। और पुलिस वालों की तीसरी टीम थी जो सीसीटीवी कैमरे साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़े हुए जितने भी सबूत होते हैं उनको इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। और इस तरीके से जो पुलिस वालों की मेहनत है वो लगातार काम कर रही थी, और 5 दिनों के अंदर ही पुलिस वालों को एक ब्रेक थ्रू मिलता है। पुलिस वाले लगातार जो आसपास के सीसीटीवी नेटवर्क थे उनको चेक कर रहे थे, और जब वो सीसीटीवी नेटवर्क को चेक कर रहे थे तो इन 5 दिनों की जो फुटेज मिली थी तो उन 5 दिनों के फुटेज में जो 4 लोग ऐसे दिख रहे थे जो उनको कॉमन लगे थे, और ये लोग एक फिक्स टाइम पर ज्योति शुक्ला के घर के आसपास के इलाकों में घूमते टहलते दिखाई देते थे। यानी कि इनमें से जो 1-2 लोग थे वो ऐसा लग रहा था जैसे घूम टहल रहे हैं, और किसी के आने जाने की जो भी टाइमिंग है उसको ये लोग मैच कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं। तो जब इन 4 लोगों के ऊपर पुलिस वालों की नज़र पड़ती है तो वो लोग देखते हैं कि ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, और इसी बीच में उनको एक ऐसा घर दिखाई देता है जहाँ से इन 4 लोगों का आना जाना लगा रहता था। और इसके बाद पुलिस वाले उस घर पर पहुँचते हैं और वहाँ पर दबिश देते हैं। इत्तेफाक से ये जो 4 लोग थे ये मर्डर करने के बाद में वहाँ से भागे नहीं थे, और ये लोग भागने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही ये मर्डर हुआ था तो पुलिस क्या हो गई थी, एक्टिव हो गई थी, और उसने उस पूरे एरिया को क्या कर लिया था, अपने जंजीरों में रख लिया था। वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगी हुई थी, और इस वजह से ये जो 4 हत्यारे थे ये अपनी जगह से भाग नहीं पाए थे। और जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चलता है कि ये 4 लोग इस घर से आ जा रहे हैं, पुलिस वाले उस घर में दबिश देते हैं, और दबिश देने के बाद में इन 4 को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पुलिस की टीम ने इन 4 लोगों को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था। पुलिस वालों के पास अभी भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं था कि इन्हीं 4 लोग ने मिल करके ज्योति शुक्ला की हत्या की है। और अब पुलिस वाले अपने तरीके से इन लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं, और ये जो 4 लोग थे इनकी जो उम्र थे 20 से 25 साल के आसपास थे। यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे, यानी कि ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि हायर किए हुए थे, और इनको किसी तरीके का पैसों को या समथिंग लालच दे करके ज्योति शुक्ला का मर्डर कराया गया था। और जब पुलिस वाले अपने तरीके से इन 4 से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो ये लोग एक ऐसी कहानी पुलिस वालों के सामने खोल करके रख देते हैं जिससे पुलिस वालों को यह पता चल जाता है कि इस हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस टीम थी वो ज्योति शुक्ला का जो पति था राहुल शुक्ला, उसके कॉल रिकॉर्डिंग साथ ही साथ उनके परिवार वालों की जो भी कॉल रिकॉर्डिंग थी उनको चेक कर रहे थे। और इसी बीच में जो पुलिस टीम थी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस को इकट्ठा कर रही थी, उनको राहुल शुक्ला जो ज्योति शुक्ला का पति था उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसमें कुछ संदिग्ध मिलता है, और उनको ये पता चलता है कि राहुल शुक्ला किसी नंबर पर लगातार बातचीत कर रहा था। फोटो वीडियो और आने जाने के जो रूट मैप है वो सोशल मीडिया के जरिए किसी नंबर पर भेज रहा था। तो ये जब बातें जब पुलिस वाले ध्यान देते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो ये काम कर रहा है वो एक आम आदमी तो नहीं कर सकता है। कौन अपने घर के लोगों के फोटो वीडियो भेजता है, रूट मैप भेजता है? यदि आपको किसी को अपने घर बुलाना है तो आप कभी कदार भेज दोगे, यदि कोई लगातार भेज रहा है तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है। और ये सब हरकतें जब पुलिस की टीम देखती है तो उनका शक कहीं ना कहीं ज्योति शुक्ला का जो पति था राहुल शुक्ला के ऊपर हो जाता है, और अब पुलिस वालों ने उसको भी गिरफ्तार करके संदेह के आधार पर उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया था। तो पुलिस वालों के पास वो 4 लोग तो पहले थे जिनके ऊपर उनको संदेह था, जो उनको मिले थे सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद हैं, और एक ये मिल गया था राहुल शुक्ला। और इसी बीच में जब पुलिस वाले इन 4 लोगों में से एक बंदा था अजय परिहार, उसके नंबर को
ट्रेस करना शुरू करते हैं तो उसके कॉन्टैक्ट डिटेल में राहुल शुक्ला भी मिल जाता है और ये जो कड़ी थी वो आगे चल करके ज्योति शुक्ला के हत्याकांड की पूरी कहानी को खोलने वाली थी। और अब पुलिस वालों को ये 100% संदेह हो गया था कि कहीं न कहीं राहुल शुक्ला का ही अपनी पत्नी ज्योति शुक्ला के मर्डर में हाथ है। पुलिस वाले अपने तरीके से राहुल शुक्ला से पूछताछ करना शुरू करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा काम क्यों किया है। तो शुरू में वो यही कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं क्यों अपनी पत्नी को मारूंगा, मुझे क्या लेना देना है, ऐसा मेरा तो परिवार टूट गया है और आप लोग मेरे ऊपर इस तरीके का गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन पुलिस वाले जब उसके सामने सभी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उन्होंने इकट्ठा किया था ला करके रख देते हैं और उन चारों संदेह के आधार पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनको भी ला करके सामने खड़े कर देते हैं, तो राहुल शुक्ला के जो चेहरे का कलर था वो उड़ जाता है और अब वो पुलिस को जो बरगला रहा था पहले से वो बरगलाना बंद कर देता है और वो टूट जाता है और पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी खोल करके रख देता है। राहुल शुक्ला पुलिस वालों को यह बताता है कि उसको अपनी पत्नी के ऊपर संदेह हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी के किसी और के साथ अवैध संबंध है और उसको इस बात का केवल शक था और इस शक की वजह से उसने अपनी पत्नी ज्योति शुक्ला के मर्डर का प्लान किया था। वह हर रोज़ मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता था सुबह टाइम पे और उसके मन में ये प्लानिंग चल रही थी कि उसकी वाइफ उसको धोखा दे रही है और इस वजह से उसको अपने रास्ते से हटाना है। और इसी बीच राहुल शुक्ला हर रोज़ मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता था और वहीं पर उसकी एक अजय परिहार नाम के बंदे से मुलाकात होती है। वह अपनी पूरी प्लानिंग अजय परिवार को बताता है, उससे कहता है कि मुझे अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना है क्योंकि उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है। अजय परिहार जो होता है वो उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद राहुल शुक्ला उसको 6 लाख रुपए की सुपारी देता है और उससे कहता है कि जब तुम मेरा पूरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 6 लाख रुपए दे दूंगा। और इससे पहले इस काम को करने के लिए वो 1 लाख रुपए अजय परिवार को एडवांस में भी दे देता है। अजय परिवार ज्योति शुक्ला की हत्या करने के लिए अपने 3 साथियों को अपने साथ मिला लेता है और इनका नाम था केशव, प्रद्युमन और राजवीर। और ये तीनों लोग यानी कि अब 4 हो गए थे, अजय परिवार और ये 3 लोग मिल करके अब ज्योति शुक्ला की मर्डर की प्लानिंग करने लगते हैं। और इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए जो उसका पति राहुल शुक्ला था वो पूरी हेल्प दे रहा था, यानी कि उसने पूरी बात बताई थी कि ज्योति कहाँ पर जाती है, कब घर से निकलती है, कब घर पर आती है, उसके आने जाने की टाइमिंग क्या है, साथ ही साथ वो किसके साथ आती जाती रहती है। यानी कि राहुल शुक्ला अपनी पत्नी ज्योति शुक्ला को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग बना करके बैठा था और हर एक छोटी से छोटी बात जो अपनी पत्नी से जुड़ी हुई थी उसने अजय परिहार को बता रखी थी। और इसके बाद अजय परिहार ज्योति शुक्ला की रैकी करने के लिए उसके घर के पास में एक घर पर रुक जाता है और साथ में इसके जो 3 जो साथी थे वो भी रुके हुए थे। ये 3-4 दिन तक ज्योति शुक्ला की रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद में मौका पा करके एक रोज जब ज्योति शुक्ला अपने बेटों को लेने के लिए स्कूल जा रही थी अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के सूर्यांश के साथ में, तो उसी समय पर ये लोग मौका लगा करके उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं और जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वो दिन था 21 जुलाई 2023, यानी कि 21 जुलाई 2023 को राहुल शुक्ला अपनी पत्नी ज्योति शुक्ला की हत्या की प्लानिंग में कामयाब हो गया था और उसने जो षड्यंत्र रचा था अपनी वाइफ को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो अब पूरा हो चुका था। लेकिन पुलिस वालों ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से और टेक्निकल मेथड्स का यूज़ करते हुए इस केस को क्रैक किया था और ज्योति शुक्ला के हत्यारे उसके पति राहुल शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया था। और इस केस को सॉल्व करने में पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया था, केवल 5 से 6 दिनों के अंदर ही इस केस को सॉल्व कर दिया था। और ज्योति शुक्ला के हत्यारे उसके पति राहुल शुक्ला जो कि मास्टर प्लानर था इस पूरे हत्याकांड था, साथ ही साथ जिन लोगों को उसने सुपारी दी थी अजय परिवार उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था और अदालत में पेश करने के बाद में इनको जेल में भेज दिया गया है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक पति केवल शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या की प्लानिंग कर डालता है। यदि यहाँ पर राहुल शुक्ला चाहता तो अपनी पत्नी से डायरेक्ट बातचीत कर सकता था और उससे पूछ सकता था कि मुझको इस बात का शक है तुम्हारे ऊपर, क्या ऐसा तुम्हारा रिलेशन किसी के साथ है। यदि उसकी पत्नी ना नुकुर करती या उसको सही बात ना बताती तो उसके बाद वो दूसरे तरीके यूज़ कर सकता था, वो तलाक ले सकता था या अपने रिलेशन अपनी पत्नी से समाप्त कर सकता था। लेकिन इस तरीके से अपनी पत्नी की हत्या करके उसको अपने रास्ते से हटाना किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइफ बर्बाद हुई हैं। आज ज्योति शुक्ला हमारे बीच नहीं है, वहीं उसका पति राहुल शुक्ला अपनी पत्नी की हत्या करने के जोश में आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा दुख झेल रहे हैं वो हैं उसके बच्चे, जो बच्चे माता पिता के बिना अब अपनी ज़िंदगी अपने परिवार वालों के साथ काट रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि राहुल शुक्ला थोड़ा सा भी दिमाग लगाता और अपनी पत्नी से डायरेक्ट बात कर लेता और यदि उसको ऐसा लगता कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है तो वह उससे तलाक ले सकता था या परिवार वालों से बातचीत करके अपनी पत्नी को समझा सकता था। लेकिन इस तरीके से क्राइम का सहारा लेकर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना
किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, क्योंकि क्राइम करने के बाद में जो बंदा क्राइम करता है उसकी एक ही जगह होती है, वो होती है जेल में सलाखों के पीछे। और इसके बाद वो अपनी ताउम्र जब तक का अदालत में केस चलता है इस सज़ा का इंतजार करता रहता है कि जो उसने क्राइम कर दिया है उसकी आने वाले समय में उसको क्या सज़ा मिलने वाली है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके का गलत काम ना करें, सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे को नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।